गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव चैप्टर का 7वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि बता रहा है लेखक कि वहाँ के किसी भी घर के बाहर खिड़की और दरवाज़ों पर छज्जा नहीं दिखाई देता, छज्जे के निशान नहीं थे। अब उससे अनुमान यह लगा रहा है लेखक कि क्या वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अमूमन छज्जा गर्मी और बरसात से रोकने के लिए लगते हैं। तो कह रहा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमें निशान मिले मोहरों के, ठप्पेदार मोहरों के हिसाब से, उनमें शेर, हाथी इत्यादि जानवरों के निशान थे। और शेर, हाथी इत्यादि जो जानवर थे वो जंगलों में रहते हैं, मरुस्थलों में नहीं, रेगिस्तानों में नहीं। और पहले ही ये कहा जा चुका है कि वह खेती होती थी, सिंचित भूमि थी, लेकिन सिंचाई का साधन के लिए वहाँ नहर का कोई भी निशान नहीं मिला। नहर का कोई भी निशान नहीं मिला। वहाँ पर खेती या तो बारिश के पानी से या फिर कुओं से होती थी। लेकिन धीरे धीरे बारिश कम होता गया होगा और कुएं का जल स्रोत भी काफ़ी नीचे चला गया, सूख गया होगा, जिससे कि वहाँ अकाल पड़ गया होगा और सारी संस्कृति, सारी सभ्यता खत्म हो गई होगी। यहाँ तक हुआ था कि जब वहाँ गया तो काफ़ी तेज हवा चल रही थी। लेखक जो खंडहर थे, उनके टूटे फूटे जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ थी, उनमें से हवा साए साए की आवाज़ सुनाई दे रही थी और निरंतर सुनाई दे रही थी। जिस प्रकार से कि हम बस गाड़ी में चलते हैं और जो गैप होता है, कहीं पुल वगैरह आ जाता है, तो जो पुल के जो पिलर होते हैं उनमें से साए साए करता है, इस प्रकार से कंटिन्यूअस वो हवा सुनाई दे रही थी। फिर कहता है कि हमें एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी मकान खंडहर थे। तो एक की दीवार फाँद करके दूसरे में, दूसरे की से फाँद के तीसरे में, इस प्रकार से वो लोग चलते थे। और वहाँ कोई भी घर जुदा नहीं है, यानी अलग नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में। ये सब टूट फूट चुके हैं। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। मानो कि पूरी बस्ती क्या है, एक घर है। और घर का मतलब केवल एक नक्शा नहीं, ईंट पत्थर से तैयार करके बना देना नहीं होता है। घर में संस्कार होने चाहिए, सभ्यता होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो, हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो, किसी अजनबी घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। ये जो हम लोगों का संस्कार है, सभ्यता है, कि हम किसी के घर में डायरेक्ट नहीं घुस जाते हैं, पूछ करके जाते हैं, आवाज़ लगा करके जाते हैं, दरवाज़ा नाप करके जाते हैं। वैसे जाते हैं तो जैसे लगता है कि हम चोरी करने जा रहे हैं, अपराध बोध फील करते हैं। अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध हो जाता है। जैसे किसी घर में, किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छिपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा।
ये जो हम लोग संस्कृति है, सभ्यता है कि इसमें लोग रहते थे भाई, हम ऐसे कैसे घुस सकते हैं? अगर किसी घर में पीछे से आप घुस जाए तो ऐसा लगेगा कि चोरी करने के लिए आप जा रहे हैं। पीछे से लोग चोरी करने के लिए ही जाते हैं ना, चोरी से ही जाते हैं, जबकि ये जानते हैं कि वहाँ घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये आभास हो रहा है कि मान लो यहाँ कोई है और हम उसके घर में अनाधिकृत तरीके से घुस रहे हैं। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। उसमें से जो जो सामान मिले हैं और उस सामान के आधार पर जो व्याख्या किया गया है उस शहर का, उस वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की सभ्यता का, उस सभ्यता को आप देखिए, किसी चोर के घर जाएंगे ना तो आपको चोरी करने लगे तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन किसी सभ्य के घर जाएंगे गलत इरादे से तो आपको बहुत भय लगेगा। आप सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, समझ लीजिए, आप 10 बार सोचेंगे। तो चूंकि वहाँ के संस्कृति, वहाँ की सभ्यता के बारे में इतना वर्णन हो चुका है, व्याख्या हो चुका है कि लोग जाने से वहाँ सकुचाते हैं, पांव रखने में सकुचाते हैं। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। भाई हम जानते हैं कि इस घर में कोई नहीं है, ना कोई बसने, हम यहाँ बसने आए, ना चोरी करने, ये हमारी सभ्यता है, लेकिन घर भी तो हमारा नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहा है कि मैं वहाँ घूम रहा था, अगर न चाहते हुए भी मैं ऐसा नहीं चाह सकता कि मुझे राजस्थान की गलियों घरों का ख्याल ना आए। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। जो पश्चिमी राजस्थान है और पूर्वी सिंध प्रदेश है, यानी मोहनजोदड़ो है, उसका बनावट एक ही जैसा है। यह भी रेगिस्तान, उधर भी रेगिस्तान। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं। जो कुछ चीज़ें यहाँ भी है, वहाँ भी है। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा जैसलमेर में पड़ता है, पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे राजस्थान की याद नहीं आ रही, और राजस्थान की याद आने के पीछे रीजन भी है। वहाँ भी खेत, यहाँ भी खेत, वहाँ भी ज्वार बाजरा होता था, यहाँ भी ज्वार बाजरा होता था। और इसकी उजड़ी हुई इस विरासत को देख करके राजस्थान में एक कुलधरा गांव था, जो बड़े सुंदर पीले पत्थरों का बना हुआ था, बड़ा सुंदर गांव था। लेकिन उस खूबसूरती में हर दम एक गम ही व्याप्त है, एक दुख, एक उदासी छाई रहती है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। सुंदर गांव है लेकिन लोग वहाँ कोई नहीं, सब लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था। 150 साल पहले यही है। अभी शासक जो वहाँ का था, राजा था, उसने कुछ भाई ऐसा फरमान सुनाया होगा जिसको जो लोगों को नहीं भाया होगा, लोगों को उसमें अपनी मान प्रतिष्ठा गिरती हुई नजर आई होगी। तो लोगों ने स्वाभिमान में आकर के, तैस में आकर नहीं कहा जाओ हम तुम्हारे घर नहीं रहेंगे, और रातों रात सभी लोगों ने घर छोड़ दिया। सभी लोगों ने घर छोड़ दिया। दरवाजे, असबाब,
पीछे लोग उठा ले गए। दरवाज़ा था, असबाब यानी माल जो वहाँ पे उनका सामान वामान था वो लोग गए और पीछे से लोग फिर लेके चले गए। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। घर अब जब नहीं रहेगा, किसी भी घर में अगर किसी मकान में आप जहाँ हैं वही मकान का अगर कोई नहीं रहेगा, उसमें झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं होगा, धूल साफ नहीं होगा, तो ये मकान भी अगर चलना उसको 100 साल है तो 50 साल में ही गिर जाएगा निश्चित, गारंटेड तक 50 साल से भी जल्दी में गिर जाएगा वो। तो वो सब घर गिरे तो नहीं, लेकिन खंडहर हो गए, गिर रहे थे। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। दीवार और खिड़कियां इस प्रकार से अभी खुले हैं मानो कि अभी कल ही यहाँ से सब लोग निकल के गए हैं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया, खंडहरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। वहाँ जाने पर यही आभास होता है मानो कि आज अभी लोग गए हैं और शाम तक आ जाएंगे। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। क्या ये राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी वहाँ का कुआं, कुंड यानी तालाब, गली, कच्ची पक्की ईंटों से कई घर आज भी वैसे ही है जिस प्रकार से वहाँ बने हुए थे। वो सब, ये खंडहर देख करके मुझे उन सब की याद आ जाती है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। विशद मीन्स विशाल, प्रबंध, प्रबंध कहाँ पे होता है जिसमें कि किसी एक व्यक्ति या विषय पर शुरू से लेकर के अंत तक का वर्णन मिल जाए। मुक्तक काव्य, खंड काव्य, 3 प्रकार के काव्य होते हैं। एक प्रबंध काव्य जिसमें एक व्यक्ति के जीवन का शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा परिचय उसमें हो जाए और सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। मुक्तक खंड किस व्यक्ति के जीवन का कोई एक हिस्सा का वर्णन हो, अगला हिस्सा दूसरे खंड में, लेकिन वो इससे जुड़ा ना हो। और खंड काव्य इन छोटे छोटे खंडों में काव्य की वर्णन है। मुक्त प्रबंध काव्य था, उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र भी के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी चित्र प्रकाशित है उस किताब में। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। उस तस्वीर के माध्यम से एक निरंतर जो परंपरा वहाँ चल रही थी उसका उन्होंने इजहार किया, प्रकट किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था जब मैं छोटा था। हमारे गांव में लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बैलगाड़ी देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग बैलगाड़ी देखे होंगे, लेकिन वो बैलगाड़ी नहीं। बैलगाड़ी बाद में चलने लगी तो उसमें ट्रकों के रिजेक्ट पहिए लगाए जाते थे, लेकिन जो पहले बैलगाड़ी थी वो लकड़ी का ही पहिया होता था। बड़ा पहिया होता था लकड़ी का, और उस लकड़ी के पहिए पे लोहे का चद्दर लगता था, टीन का, ताकि वो लकड़ी घिसे न रोड पर। और बड़ी हल्की चलती थी, रोड पर चलती थी, बड़ी हल्की चलती थी, मिट्टी उट्टी में धंसती थी। तो यहाँ भी मिला, तो इससे कहा कि हमारे यहाँ भी पहिए का तो आविष्कार पहले हो चुका, लेकिन बाकी चीज़ें बाद में हुई। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे।
अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगाए जाते हैं। आरा, जो आरा मशीन का जो होता है ना, देखें वो जिससे चीरती है, पट्टा टाइप का होता है, लोहे का ही, उसका उतारा हुआ उस पर लगने लगा। बाकी में जीप के पहिए, ट्रक के पहिए, जीप के पहिए उतारे हुए लगने लगे। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा ही जाता है, तो जो जहाज़ों के पहिए निकलते हैं वो ऊंट गाड़ी में छोटे छोटे पहिए लगाए जाते हैं। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता है, कहीं नहीं होता है। जहाँ बहुत एकदम विकास नहीं हुआ होगा वहीं अभी बैलगाड़ी और वो चल रहा होगा, नहीं तो दुल्हन अब नहीं आती है, सब स्विफ्ट डिजायर में ही आते हैं, अब फॉर्च्यूनर में है। अगर आज के ज़माने में किसी दुल्हन का कि बैलगाड़ी से तुम्हें जाना है तो वो शादी से पक्का गारंटेड इनकार कर देगी। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। मेज़बान दो होते हैं, एक मेहमान एक मेज़बान। मेहमान जो आता है और मेज़बान जिसके घर आता है, यानी जिसके यहाँ मेहमान आता है उसे मेज़बान कहते हैं। यानी हमारे घर कोई अगर आया मेहमान, अतिथि, तो वो मेहमान है और हम मेज़बान हैं। तो जो इन लोगों के साथ चल रहा था वहाँ का लोकल व्यक्ति, वो कहा कि अरे अभी हम लोगों को म्यूज़ियम भी देखना है, अभी हम लोगों को म्यूज़ियम भी जाना है, म्यूज़ियम भी देखना है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास नहीं होना चाहिए। चले उस म्यूज़ियम में, तो जो खंडहर थे उसी में से सामान निकाल करके उसमें रखे हुए थे। तो उन सामानों को देख करके ऐसा लग रहा था कि अभी हम उस खंडहरे में घूम रहे हैं। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, छोटा माना कि एक छोटा सा स्कूल हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है, अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। बहुत ज़्यादा सामान वहाँ नहीं है अब रखा गया है। मेन चीज़ें तो कराची में है, लाहौर में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ लंदन के म्यूज़ियम में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। जो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड चीज़ें 50,000 से ज़्यादा है। सोचिए, अगर आप यहाँ सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ हैं सबको कलेक्ट करने लगिए तो पता चला कि 1000-2000 में चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आप अपने घर की सभी चीज़ों को रजिस्टर्ड कर दीजिए, सभी चीज़ों को, छोटी से बड़ी लेकर के सभी चीज़ों को 1000-2000 जाने में समाप्त हो जाएगी। अब वही चीज़ सबके घर आपको मिलेगी और वहाँ रजिस्टर्ड चीज़ें 50,000। धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, जितना आप नाम जानते हो सब लिखिए, पता चलेगा 1000-2000 जाने में समाप्त हो जाएगा। बहुत जगह 5000 जाएगा, 10,000 जाएगा। 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड चीज़ें हैं वहाँ के खुदाई से निकली। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ बच गई हैं, वह चीज़ें ही सिंधु सभ्यता को बताने के लिए काफ़ी है कि सिंधु सभ्यता कितनी विकसित थी। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, ऊन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार, ये चीज़ें अभी वहाँ पर उपस्थित थी। ये सारी चीज़ें अभी वहाँ उपस्थित थी। कौन कौन सी? गेहूँ मिला है, काला पड़ गया है,
तांबे और कांसे के बर्तन मिले, मुहर मिली, बाजा मिला, चाक वह चाक जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है, विशाल मृद भांड बनाता है, मृद यानी माटी के बर्तन, भांड में बर्तन, ऊन पर काले भूरे चित्त ऊन भी मिला, चौपड़ की गोटियाँ यानी कि जो लूडो या जुआ की गोटियाँ होती हैं, दिए, मिट्टी का दिया, माप तौल, बटखरा, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की जो जाता होता है ना, एक पत्थर नीचे दूसरा ऊपर, 2 पाट वाली बोली जाती है, कंघी के बड़े शौकीन यानी कि मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, मन का मीन्स मोतियों के हार भी मिले और पत्थर के औजार भी मिले। अजायब घर में तैनात अली नवाज का बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। जो वहाँ पर तैनात गार्ड था वो कहा कि इसमें कुछ सोने के गहने भी थे लेकिन अब चोरी हो गए, यही बचे हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष व्याख्या मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।